नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी का उपन्यास वे बड़े हो गए का प्रथम अध्याय। आशापूर्णा देवी जी की अन्य कहानियां और उपन्यास हमको आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। घर 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 चक्का ऐसे घूम रहा है जैसे हाथ से नहीं, बिजली से घूम रहा हो। हाथ में बिजली जैसी शक्ति भरकर चक्का चलाने से सुलेखा का कंधा दुख रहा था, फिर भी घुमाए चली जा रही थी चक्के को। और करती भी क्या, कल शाम को ही इन सिले हुए कपड़ों की डिलीवरी जो देनी है। सुबह के समय तो घर के इतने काम रहते हैं कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर किस बूते पर वह काम अधूरा छोड़कर उठ जाए। जिस तरह से भी हो अभी खत्म कर डालना है। हालांकि मन चंचल होता जा रहा है, घड़ी का कांटा भी मानो उछल उछल कर आगे भाग रहा है। थोड़ी देर में 10 बजेंगे। बस सिलाई जिस हालत में भी हो छोड़कर जाना पड़ेगा। रात के भोजन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। निशित नियम प्रस्त है, उसके खाने के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही 10 बजे यारों की महफिल उठाकर नीचे से ऊपर चला आता है। रात का खाना ऊपर के बरामदे में ही होता है। बच्चे रात में नीचे उतरना नहीं चाहते हैं और उतरने के आलस में कह देते हैं भूख नहीं है। देख सुनकर यही इंतजाम कर लिया है सुलेखा ने। शाम से पहले ही सारा भोजन पकाकर ऊपर ले आती है और चाय नाश्ता बनाने वाले स्टोव पर गरम गरम रोटी सेक लेती है। इस इंतजाम के बाद देखा गया है कि सबको भूख लग रही है। मन ही मन हंसती है सुलेखा, मगर कह नहीं सकती। हंसी हंसी में कह भी दे तो अभिमानी मजली बेटी अगले दिन ही बहाना बना देगी, नहीं खाना है, भूख नहीं है। जब बच्चे छोटे थे तब सुलेखा दिन रात सोचा करती थी, उफ किसी तरह ये बड़े हो जाएं तो चैन की सांस लूं। ऐसा सोचती थी क्योंकि अकेले की जिम्मेदारी पर 5-5 बच्चों का झमेला कम तो नहीं। दिन रात के लिए नौकरदाई रखने की हैसियत भी नहीं रही कभी। कोई आधुनिक महिला शायद सुलेखा के बच्चों की संख्या सुनकर हैरान हो जाएगी, मगर सुलेखा के जमाने में सुखी परिवार बनाने का सत्परामर्श बाजार में इतना चालू नहीं था। एक प्रकार से बचपन में ही शादी हो गई थी, अर्थात आजकल के हिसाब से नहीं तो उस जमाने में 18 साल में कदम रखने वाली लड़की को दुल्हन बनाने के लिए छोटी नहीं समझा जाता था। तभी तो ब्याह होते ही गृहस्थी की चक्की में लगा दिया गया था उसे। तब से वह उसे ही घुमाई चली जा रही है। इधर सचमुच अल्लड़ होने के कारण ही ज्ञान वृद्धि होने से पहले ही कुल 5 अबोध बच्चों की मां बन बैठी है। पढ़ना लिखना भी हुआ कहाँ। गरीब विधवा की संतान चाचा के घर पली बड़ी। अपने 2-2 भतीजों को पढ़ाने लिखाने में ही चाचा की नाक में दम, तो भतीजी को पढ़ाने का सवाल ही कहाँ। फीस के पैसे जमा नहीं हो सके, इसलिए मैट्रिक की पूरी परीक्षा भी ना दे सकी सुलेखा। उसके बाद तो ईश्वर की अपार अनुकंपा से ब्याह हो गया। शक्ल सूरत अच्छी थी, इसलिए कृपा करना भी आसान हो गया। अतः शिक्षा का प्रसार स्कूल की 4 दीवारी तक ही रह गया। मगर निशित रंजन तो पढ़ा लिखा युवक था। खैर उसकी बात जाने दे। अब तो सुलेखा एड़ी चोटी कर एक कर गृहस्थी की टूटी नाव को खींच खींच कर किनारे के करीब आ चुकी है। अब अगर इंतजार है तो इस बात का कि नाव पर सवार लोग छलांग भरकर किनारे उतर पड़े और अपने अपने रास्ते निकल जाएं। अब आकर बीते हुए अनेक वर्षों की मूर्खता का हिसाब लगाना ही निरर्थक ही होगा। और भी निरर्थक होगा कौन अधिक मूर्ख था इस बात पर तर्क उठाना। अब तो सब कुछ सुंदर है, सजा सवरा है। अब अगर बच्चों के बारे में कोई पूछताछ करे तो आराम से कहा जा सकता है 2 बेटे 3 बेटियां हैं। बड़ा बेटा मेडिकल स्टूडेंट है, अगले वर्ष फाइनल परीक्षा देगा। बड़ी बेटी ने बीए पास कर बीटी पढ़ना आरंभ किया है। मझली बेटी बीएससी में पढ़ रही है। छोटी ने इस बार हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है और सबसे छोटा बेटा 10वीं कक्षा में है। सुलझा हुआ परिवार है, जैसे मोहरे बिछाए हुए शतरंज की बिसात हो। बस खेल शुरू करने भर की देर है। मगर हैरत की बात तो यह है कि अब अक्सर सुलेखा को लगता है कि खेलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। और लगता है कि ये 5 बच्चे जब छोटे थे तभी जीवन और सरल था। तब झंझट होता भी था तो उन्हें नहलाने खिलाने में, उनके कपड़े और गुदड़ी बदलने में, उनकी जिद पूरी करने में और हर दम निगरानी करने में कि कोई खाट से न गिर जाए।
कोई सड़क पर ना निकल जाए और क्या था, और तो कुछ याद नहीं आता। फिर पता नहीं क्यों सुलेखा दिन रात सोचा करती थी, उफ ये किसी तरह बड़े हो जाएं तो मैं चैन की सांस ले सकूं। क्या पांचों की पांच किस्म की जरूरतें होती थी इसलिए? तब तो दो बच्चे दोपहर में स्कूल जाने लगे थे, बाकी तीनों सवेरे। उन्हें 10 बजे के भीतर ही नहला खिलाकर भेजना पड़ता था। इन दोनों को भी उसी समय तैयार कर देती थी। पहले इन्हें देखें या फिर उनके लिए चावल पकाने बैठे, समझ नहीं पाती थी वह। घर के प्रधान सदस्य को तो ठीक 9 बजे खाना तैयार चाहिए। तब सुलेखा को लगता था कि पानी में कूदे या आग में। कभी तो सोचती थी, उफ ये बड़े बड़े हो जाएं किसी तरह। सुबह के काम से निपटते ही सुबह के स्कूल से बच्चे वापस आ जाते थे। तब उन्हें पकड़कर नहलाना खिलाकर सुलाना मल्ल युद्ध से कम था क्या? अक्सर सुलाने की वह कोशिश भी बेकार जाती थी। सुलेखा ना सो पाती, ना कुछ काम कर पाती थी। कहानी की किताब पढ़ना वह तो सपना था, मगर किताब पढ़ने की कितनी चाहत थी उसमें। वैसे उसी में जीवन का सही अर्थ मिल जाता था। इसके लिए उसकी चेष्टाओं का अंत नहीं था। अंत नहीं था डांट खाने का भी, फिर भी नशा छूटता नहीं था। हाथ में कहानी की किताब देखते ही चाची बोल उठती थी, अरे यह किताब फिर कहाँ से आ गई? चाची बेजार होकर कहती थी, घर में एक लाइब्रेरी से तो किताबें आती ही हैं, फिर भी इसके घर उसके घर जाकर किताब मांग कर लाना, पता नहीं ऐसा भी क्या नशा? क्यों, मुझे भी तो कहानी उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है। तो क्या मैं मोहल्ले में घूम घूम कर मांगती फिरती हूँ? किताब लाइब्रेरी से मंगाकर पढ़ी जाती है, यही तो जानती हूँ। चाची तो केवल इतना ही जानती है, यह सुलेखा को अच्छी तरह मालूम है। और यह भी जानती है कि चाची की धारणा से पसंद की चीज का आनंद धीरे धीरे लेना चाहिए। अतः लाइब्रेरी से किताब बदल कर ले आना महीने में कुल 3-4 बार ही होता होगा। अगर किताब मोटी हुई तो और भी कम। तो फिर सुलेखा के मन की भूख मिटाने के लिए महीने में सिर्फ 2-3 पुस्तकें घर घर से मांगकर लाए बिना चारा ही क्या। 5 दिन भोजन किए बिना पड़ी रह सकती है सुलेखा आराम से, परंतु 5 दिन किताब के बिना, वैसा जीवन तो मरुभूमि सा ही कठिन और नीरस होगा। अतः निरुपाय सुलेखा प्यास बुझाने की आस लेकर पड़ोस के घर जाकर पूछती है, नीला चाची आपने लाइब्रेरी से किताब बदली क्या? किसी और के घर जाकर कहती, मौसी जी फिर आ गई आपको परेशान करने। उस दिन विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जो किताब पढ़ रही थी, पूरा पढ़ लिया क्या? नहीं तो कभी मोड़ पर जाकर सामने वाले घर में सावधानी से पूछती, समीर चाचा घर पर है? समीर सेन समाचार पत्र के समालोचना विभाग में काम करते हैं। उनके घर में किताब और पत्रिकाओं का ढेर लगा रहता है। यह घर तो मानो एक जलाशय है, परंतु एक कठिनाई है। उस जलाशय में लुटिया भरने के लिए स्वयं समीर सेन की उपस्थिति आवश्यक है। घर के लोग उनकी चीजों को छूने की हिम्मत नहीं करते हैं। हिम्मत नहीं करते, इसका कारण यह नहीं कि वे क्रोधी स्वभाव के, बल्कि इसलिए कि कब किस चीज की उन्हें जरूरत पड़ जाए। और समीर सेन तो ईद के चांद हैं। रात में जब वे घर लौटते हैं तब पड़ोस की किसी कुंवारी लड़की के लिए उनके घर जाना संभव नहीं होता। थोड़े से पल सुबह के मिल पाते हैं तो वे वह भी अकेले होते ही कब हैं, जब देखो अतिथियों से घिरे रहते हैं। कमरे में किताबों का ढेर, खिड़की पर, अलमारी के ऊपर, मेज पर ढेर ही ढेर देखकर लौट आना पड़ता है, मगर निराश होकर आस छोड़े तो कैसे? स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरती हैं तभी तो मोती बनता है। उदार हृदय समीर सेन कहते हैं, जितनी किताबें चाहो ले जाओ, मुझे फिलहाल इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृतज्ञ सुलेखा विनीत होकर उनके पैर छूकर चली आती है, मगर वे किताबें ही तो आफत का पहाड़ ढाती। चाची कहती, मोहल्ले भर के बच्चे समीर सेन से डरते हैं, पता नहीं कैसे तो इतनी किताबें हथिया कर ले आती है। समीर सेन की उम्र कुछ खास अधिक नहीं, अतः देवरानी के आश्रय में ठहरी सुलेखा की विधवा मां डर जाती। गनीमत है कि सुलेखा इस इशारे को समझ नहीं पाती है। सुलेखा कहती है, क्यों, डरने वाली कोई बात तो नहीं है। कितने जतन से ही तो किताबें देते हैं। कभी कभी पूछते भी हैं कि इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेती है, घर में और कोई और पढ़ता है या नहीं। और फिर चाची की जिरह के मारे यह भी बताना पड़ता है कि इन सब बातों का क्या जवाब दिया उसने। हालांकि जवाब सुनकर चाची खुश नहीं होती। कहती, तुमने इतना ही कहा कि किताबें तुम जल्दी पढ़ लेती हो, घर में तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, फुर्सत ही फुर्सत है, यह भी तो कह सकती थी। और दूसरा कोई नहीं पढ़ता ना कहकर उन्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, ऐसा भी तो कह सकती थी।
सभी तो तुम्हारी माँ जैसे मूर्ख नहीं है। एक उनको छोड़कर किताब पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता है। अड़ोस पड़ोस के बारे में भी चाची की टिप्पणियां काफी तीखी होती थी, व्यंग भी भरपूर रहता था। मुझे पढ़ने में समय लगेगा, तू ही पहले ले जा सुलेखा। बड़ी आई प्यार जताने वाली मौसी चाची ताई कहीं की। पराई लड़की को इस तरह सभी सिर चढ़ा सकते हैं। कुंवारी लड़की का दिन रात इस तरह नाटक उपन्यास में डूबे रहना ठीक नहीं। ऐसा सदुपदेश नहीं दे सकती क्या वे? दीदी भी तो प्यार में बिल्कुल अंधी है, कुछ नहीं बोलती, मगर सुलेखा की माँ बोलने में कोई कसर भी तो नहीं रखती। हमेशा कहती है, चाची की नज़र के सामने किताब लेकर क्यों बैठती है सुली? इतना अपमान चुभता नहीं तुझे? और छोटी बहू झूठ भी तो नहीं कहती है। अनब्याई लड़की को नाटक उपन्यास का इतना शौक क्यों? लगता है यह नशा शराब से बढ़कर है। इस नशे को छोड़ दे सुली, आखिर पराए घर भी तो जाना है। बहू की ऐसी आदत है, कौन भली निगाह से देखेगा बेटी? कहती जरूर थी, पर निकट भविष्य में वह पराए घर जा सकेंगी ऐसी आशा सचमुच नहीं थी उनके मन में। देवर देवरानी का ही तो आसरा था। स्वयं किसी काबिल नहीं थी, न तन से न मन से, मगर इतनी डांट फटकार सह कर भी पढ़ने का नशा छूटा नहीं उसका। 2-4 दिन जरा ठहर जाती थी, फिर मौका पाते ही तो 2 किताब लाकर तकिए के नीचे छिपाकर रख देती थी। रात को चोरी चोरी पढ़ लेती थी, मगर उसमें भी चैन कहाँ। माँ कहती थी, बिजली खर्च का उपन्यास पढ़ेगी सुली, चाचा का बिजली का बिल बढ़ेगा, चाची जली कटी सुने आएगी। हर कदम पर माँ इसी तरह डराया करती थी। अब सुलेखा कभी कभी सोचती है, उसकी तुलना में उसकी बेटियां कितनी सुखी हैं, कितनी मुक्त स्वच्छंद है, फिर भी उनके चेहरे पर उस सुख की झलक क्यों नहीं दिखाई देती है? अगर सुलेखा को अपने बचपन में इनके सुखों का 1% भी मिल पाता तो अच्छा। उतने तिरस्कार, उतनी डांट फटकार, उतनी दीन दशा में रहकर भी किस प्रसन्नता से पूर्ण रहता था सुलेखा का हृदय। कभी किसी दिन एक पल के लिए भी सुलेखा ने नहीं सोचा था, मन नहीं लगता था, सब बेकार है, जो उसकी बेटियां दिन रात ही कहती रहती हैं। सुबह से लेकर रात तक उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुलेखा आज सोचकर देखती है, उसके जीवन में उन दिनों मन लगाने का साधन ही क्या था? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर भी अपने मन की मिठास से ही सुलेखा अपने दिन रात को सरस कर लेती थी। जिस दिन हाथ में कोई भारी भरकम नई किताब आ जाती थी, उस दिन तो सुख का कोई अंत ही नहीं होता था। मन के कलश से खुशी जैसे छलक उठती थी। उस दिन आकाश कितना सुंदर लगता था, हवा कितनी मीठी, घर के कामकाज कितने हल्के लगते थे। चाची चाहे जितना भी डंके की चोट पर कहे, दिन रात ही तो हाथ पर समेटे बैठे रहती थी। काम तो कुछ होता ही नहीं था, काम कुछ रहता ही था कहाँ था। माँ बीमार थी, इसलिए उनके हिस्से का अधिकतर कामकाज वही करने की कोशिश करती थी, मगर तंदुरुस्त लड़की का कामकाज हंसते खेलते हो जाता था। किताब ना होती तो दिन सुना लगता था, और उस सुनेपन से थक जाती थी सुलेखा। जिस दिन लाइब्रेरी से 6 महीने या साल भर की पत्रिकाओं का संकलन आता था, वह दिन सुलेखा के लिए यादगार बन जाता था। मगर जो दिन मरुभूमि जैसे होते थे और चाची को उन्हीं दिनों विशेष प्रसन्नता होती थी, वैसे दिनों में सुलेखा मन ही मन सोचती थी, ठीक है, मुझे पराए घर ही भेज दो, देखूंगी वहां जाकर दुल्हन को इतनी छूट मिलती है या नहीं। सोचकर हंसी आती है, कैसा असंभव सपना देखा था उसने। वहां तो छपी हुई पुस्तकों का एक प्रकार से प्रवेश ही निषेध था।